हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेके हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फुल मॉक टेस्ट, जिसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के साथ, जैसा कि एग्जाम में पेपर आता है। तो दोस्तों इसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो बिल्कुल जिसका जो लेवल है दोस्तों वो मॉडरेट लेवल का इसमें पेपर बनाया गया है। तो दोस्तों ये अंतिम मॉक टेस्ट रहने वाला है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, और आप इसमें अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है। अगर इसमें आपने 80 में से 62 प्लस स्कोर कर दिया तो दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो है 55। अगर इससे पहले की 54 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो इंग्लिश सेक्शन से है। पहले हम इंग्लिश सेक्शन के प्रश्न डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई गोट योर पार्सल डैश डैश ट्यूसडे। तो आपको बताना है इसमें कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, सिंस, फॉर, टू या फिर ऑन। तो दोस्तों आई गोट योर पार्सल डैश डैश ट्यूसडे, तो यहाँ पर ट्यूसडे के साथ ऑन का यूज़ किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आई गोट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम मच असेम्ड डैश डैश माई सन। तो आपको बताना है इसमें कौन से प्रपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, वाई, ऑफ, एट या फिर ऑन। तो आई एम मच अशेम्ड डैश डैश माई सन, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाएगा। आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई सन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन है द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर साइनिंग ए ट्रीटी। तो क्या कहा जाता है, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर साइनिंग ए ट्रीटी, आर्मिस्टाइस, ट्रूस, सीज फायर या फिर सस्पेंशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, मिसडेट, एनाक्रोनिज्म, मिसप्लेसमेंट या फिर प्रोलेप्सिस। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एनाक्रोनिज्म, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। तो उसके लिए वन वर्ड क्या होता है, पार्टिकल, सिबिलेंट, सिलेबल या फिर लेटर। तो दोस्तों ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, उसके लिए वन वर्ड होता है सिलेबल, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम और सिनोनिम से यह क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको हैगल का सिनोनिम बताना है। तो हैगल का आपको सिनोनिम बताना है, ऑप्शन है क्राइसिस, इम्पीच, इग्नोर या फिर बार्गेन। तो दोस्तों हैगल का जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बार्गेन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बार्गेन इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पेजी। तो आपको इसका सही सिनोनिम बताना है, ऑप्शन है स्टेलमेट, इम्पॉसिबिलिटी, डिफिकल्टी या फिर कन्फ्रंटेशन। तो दोस्तों इम्पेजी का जो अर्थ होता है दोस्तों जैसे कोई कठिनाई आना या फिर गतिरोध, तो यानी कि कोई रुकावट आना, विकट स्थिति। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। डिफिकल्टी इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम से। तो आपको कोएर्सिव का सही एंटोनिम बताना है। तो इसका आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, बलपूर्वक या फिर अनिवार्य, इसके सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हमने एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम इसका जो हो जाएगा इन ऑप्शन में से वो हो जाएगा ऑप्शनल, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमाइस। आपको इसका सही एंटोनिम बताना है। तो डिमाइस का आपको सही एंटोनिम बताना है, ऑप्शन है डेथ, डिस्टेंस, बर्थ या फिर शॉर्ट। तो दोस्तों डिमाइस जो डेथ है इसका सिनोनिम है, तो यहाँ पर एंटोनिम हमको बताना है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बर्थ, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिट। तो आपको इसका एंटोनिम बताना है, एलो, आउटलॉ, फेलियर या फिर अचीवमेंट। तो प्रोहिबिट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जैसे इनकार करना। तो इसका ऑप्शन ए है सही हो जाएगा, एलो जो है इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम और फ्रेजी से है। तो आपको इस
आइडियम का सही मीनिंग बताना है। टाई द नॉट, आपको इस आइडियम का सही मीनिंग बताना है, जो कि ऑप्शन है टू गेट मैरिड, टू गेट एजुकेटेड, टू हिट समवन या फिर टू बी टर्न्ड अवे। तो टाई द नॉट, इस इडियम का जो मीनिंग होता है वो होता है टू गेट मैरिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू गेट मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकर डजन, तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों डजन जो है आपको पता है एक दर्जन को कहा जाता है, लेकिन जो बेकर डजन है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है 13। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन से वर्ड की जो स्पेलिंग है वो गलत है लिखी गई है। सेमेस्टर, सेनिसेंट, सेंसरी या फिर सिलेसियस। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। सेनिसेंट की स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पर एस के आगे दोस्तों सी का भी यूज़ किया जाना था। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको बताना है ए ग्रेट राइटर। तो दोस्तों ग्रेट राइटर कौन था, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे शेक्सपियर। तो आपको शेक्सपियर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो जो शेक्सपियर की सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी में SHAKESPEARE। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, तो आपको चेंज द वॉइस करना है। जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है वो है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको इसका चेंज द वॉइस करना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका जो चेंज द वॉइस हो जाएगा दोस्तों, ये हमको जो वॉइस दिया हुआ है ये दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका जो चेंज द टेंस हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन डी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चेंज द नरेशन से, जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है आपको ही सेड आई एम अनवेल, तो आपको इसका चेंज द नरेशन करना है। तो इसका जो चेंज द नरेशन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज अनवेल। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हुई है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके 16 में से कितने प्रश्न सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन से, वो है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो आपको बताना है दोस्तों वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, तो ये जो आपको वाक्य दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कौन से कारक का यूज हुआ है। तो वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, तो मैं जो है दोस्तों ये आता है आपके अधिकरण कारक में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, अधिकरण। नेक्स्ट है शशि ने रोहित को पीटा, तो आपको बताना है इस वाक्य में को जो है वो किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों कर्ता ने कर्म को, तो ये जो को जो है ये कर्म की विभक्ति है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कर्म की विभक्ति है। नेक्स्ट है वैसे अव्यय, जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वे कहलाते हैं निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन है आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती है, आज आपका दर्शन हुआ, आपको अनेकों बार चेतावनी, गाय काला है पर दूध मीठी है। तो इसमें जो सही वाक्य है यानी कि शुद्ध वाक्य है दोस्तों वो है आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का आपको इनमें उदाहरण बताना है। उज्ज्वल, रेखांकित, तथैव और दुष्कर्म में आपको बताना है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो विसर्ग संधि का है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, दुष्कर्म जो है दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, दु फिर विसर्ग और धन कर्म। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संचय का आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन आपके सामने है सन प्लस चय, स प्लस चय, सम प्लस चय या फिर संग प्लस चय। तो दोस्तों संचय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस चय, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सम प्लस चय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से तीन जो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं लेकिन एक नहीं है। तो ऑप्शन है इला, वसुधा, दुहिता या फिर उर्वी। तो इसमें जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो है दुहिता, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दुहिता जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पुरंदर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है देवराज, महादेव,
ब्रह्मा या फिर विष्णु। तो पुरंदर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा देवराज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवराज। नेक्स्ट है, रहस्यमय में कौन सा समास है? आपको बताना है रहस्यमय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो समास है दोस्तों वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो तत्पुरुष समास में है। गुण दोष, पंचवटी, राजकन्या या फिर चंद्रमुखी। तो इसमें जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो है राजकन्या। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजकन्या जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आपको अब बताना है विलोम शब्द। आदर्श शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो आदर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराग, यथार्थ, चल या फिर अनागत। तो आदर्श का विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यथार्थ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यथार्थ जो है आदर्श का सही विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, विरक्त का आपको विपरीतार्थक बताना है, यानी कि इसका भी आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है शाकत, निरुक्त, अनुरक्त या फिर विभक्त। तो दोस्तों जो विरक्त का विपरीतार्थक शब्द है वो है अनुरक्त। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, अनुरक्त जो है वो विरक्त का विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट है, जान खपाना का सही अर्थ क्या है? दोस्तों ये आपको मुहावरा दिया हुआ है जान खपाना, तो आपको इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है बहुत श्रम करना, कष्ट नहीं उठाना, जान मारना या फिर किसी दुख में घुलना। तो जान खपाना का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत श्रम करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत श्रम करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मेंढकी को जुकाम होना। तो इस कोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। तो मेंढकी को जुकाम होना, यहाँ पर जुकाम नहीं है, जुकाम होगा यहाँ पर। तो दोस्तों मेंढकी को जुकाम होना, तो इस कोक्ति का जो सही अर्थ है वो है बड़ों की असंभव नकल करना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुचि का आपको विशेषण बताना है। तो रुचि में कौन सा विशेषण है? तो एग्जाम में इससे भी प्रश्न आता है, जैसे पिछले एग्जाम में आपको आलस का सही विशेषण पूछा गया था। तो आपको बताना है रुचि का सही विशेषण क्या होगा। तो रुचि का जो सही विशेषण है दोस्तों इनमें वो हो जाएगा रुचिकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुचिकर। नेक्स्ट है, जो पचने में कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गरिष्ठ, मेघनाद, अगर सोची या फिर अजानु बाहु। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो पचने में कठिन हो उसके लिए एक शब्द है गरिष्ठ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गरिष्ठ। तो हिंदी सेक्शन दोस्तों कंप्लीट हुई है। तो आपके लिए अब है रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले है आपके लिए पजल। तो आप दोस्तों पजल को ध्यान से पढ़ें। तो पजल है दोस्तों 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच सभी को जनवरी और मार्च के महीनों में अपने जन्मदिन का जश्न मनाना है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक दिए गए महीने में या तो अपना जन्मदिन 8, 15, 19 या फिर 23 को मनाता है। दी गई तारीख को केवल एक व्यक्ति जन्मदिन मनाता है। ए का जन्मदिन दिए गए महीने के 19 को है। ए और एच के मध्य केवल एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है। एच और बी के मध्य 3 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएंगे। एच और सी के मध्य 2 व्यक्ति जन्मदिन मनाते हैं। सी और एफ के मध्य 2 व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। डी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है। तो आपको डी का जन्मदिन दिए गए महीनों की 23 तारीख को नहीं है। दोस्तों ये आपको पजल दी हुई है, तो आप इसको पढ़ के ध्यान से सॉल्व कर लेना। मैं आपको इसके सही आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन जो है इस पजल का पहला वो है 8 जनवरी को किसका जन्मदिन है? एच का, बी का या फिर जी का या फिर डी का। तो 8 जनवरी को जो बर्थडे है दोस्तों वो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एच का 8 जनवरी को बर्थडे है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी का जन्मदिन किस तारीख को है? तो सी का जो जन्मदिन होगा दोस्तों वो होगा इसका ऑप्शन बी, 23 जनवरी को सी का जन्मदिन होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 23 जनवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डी के ठीक बाद अपना जन्मदिन मनाएगा? तो दोस्तों डी के बाद जो ठीक अपना जन्मदिन मनाएगा वो मनाएगा दोस्तों एफ। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए और जी के मध्य कितने व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएंगे? तो ए और जी के मध्य कितने व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएंगे? तो दोस्तों कोई नहीं, ए और जी के मध्य कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है,
ई निम्नलिखित में से किस तारीख को अपना जन्मदिन मनाएगा? तो ई जो है दोस्तों वो जन्मदिन मनाएगा 23 मार्च को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 23 मार्च को ई अपना जन्मदिन मनाएगा। तो दोस्तों ये जो पजल है उम्मीद है आपने सॉल्व कर ली होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब डायरेक्शन से क्वेश्चन है। रामा का मुख पूर्व दिशा की ओर था, वह 20 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे रामा का मुख था पूर्व दिशा की ओर यानी कि इस दिशा की ओर, तो वह 20 मीटर चलती है, तो 20 मीटर चलेगी, तो ये 20 मीटर हो गया। अब बोलते हैं कि यह बाईं ओर मुड़ने के बाद, तो दोस्तों इसका जो बाईं ओर होगा वो होगा आपका इस ओर, बाईं ओर होगा इस तरफ, तो इस तरफ वो चलती है 15 मीटर। फिर कहते हैं फिर दाईं ओर जब इस ओर चलेगी तो इस ओर दाईं ओर इसका इस ओर होगा, तो इस ओर ये चलती है 25 मीटर। 25 मीटर चलने के बाद दोस्तों अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो दाईं ओर मुड़ेगी और वह फिर चलेगी 15 मीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये 15 जो है दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं रह गया। 20 और 25 जो है वो कितने हो गए? 45। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन अन्य से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर है आप सॉल्व कर लेना। तो इसका जो सही आंसर है वीडियो को रोककर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी जो है वो इनसे भिन्न है, बाकी सेम है। नेक्स्ट है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? तो वो दिन होगा दोस्तों बुधवार। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बुधवार। अगर आपको दोस्तों किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन है, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन किसी का आंसर आगे पीछे भी बता सकते हैं, क्योंकि इतने सारे दोस्तों ये जो खासकर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होते हैं, बिना सॉल्व के अगर आंसर बताने हो तो एक दो बार एक आध आंसर आगे पीछे भी हो जाता है। नेक्स्ट है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है, बी की और बहन है ई की, तो आपको बताना है सी का ई से क्या संबंध है? ऑप्शन है पिता, माँ, बहन या फिर नानी। तो दोस्तों सी का ई से संबंध है नाना या फिर नानी का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेंडर डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है, क्यू एम और एन की माता है। तो कौन दोस्तों क्यू जो है वो एम और एन की माता है। क्यू जो है एम और एन की माता है। एन का विवाह ओ से हुआ है और क्यू जो है आपको बताना है ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों सास, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से बारबा है। तो दोस्तों बाएं छोर से यानी कि ये एक पंक्ति है, तो बाएं ओर से रितेश जो है वो कितना है? बारबा है। और सुधीर जो है वो दाईं ओर से 22वां है, तो इस ओर से दोस्तों वो कितना है? 22वां है। रितेश से दाएं का चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो दोस्तों सुधीर जो है वो दाएं छोर से 22वां है और रितेश से, तो रितेश जो है दोस्तों वो इससे जो है वो कितना है? दाएं चौथा है। तो दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ होगा इसका, तो 3 जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। अगर घर रसोई है दोस्तों तो पौधे के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? घर के लिए अगर घर से रसोई संबंधित है जिस तरह, तो पौधे से क्या संबंधित होगा? तो ऑप्शन इसका सी होगा, जड़ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, छत्ता मधुमक्खी तो ऊंचा नीड क्या होगा? तो छत्ता अगर मधुमक्खी से संबंधित है तो ऊंचा नीड से संबंधित है दोस्तों गरुड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गरुड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। तो आपको इनमें से दोस्तों विषम चुनना है। भूगोल, भौतिकी, जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान। तो इसमें डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों भूगोल, बाकी तीनों जो हैं वो विज्ञान की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वायर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाटर संबंधित है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर में फ्लो होती है, तो वाटर किसके द्वारा फ्लो होता है? तो ये होता है पाइप। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाइप। नेक्स्ट है, हाथी दृढ़ तत्वीय प्राणी है। तो दोस्तों आपको बताना है इससे संबंधित क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंगारू धानी प्राणी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों जीके सेक्शन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजे कौन सी फसल की किस्म है? तो दोस्तों आपने
जो किस्में हैं, जैसे आलू की किस्में पड़ी होगी कुफरी ज्योति, जीवन ज्योति, तो उसी तरह आपको बताना है जो बीजे है वो कौन सी फसल की किस्म है, गेहूं, मक्का, सेब या फिर मटर। तो दोस्तों बीजे और गंगा 3 जो हैं ये मक्का की किस्में हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट है कसांग जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी तट पर बनाई गई है। तो जल विद्युत परियोजनाओं से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पिछली बार भी पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों कसांग जो है ये बनाई गई है सतलुज की सहायक रिवर पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतलुज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया था। दोस्तों ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का जो आयोजन था वो किया गया था गुजरात में। नेक्स्ट है लबाना किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है, सिरमौर, शिमला, सोलन या फिर कांगड़ा। तो लबाना जो है दोस्तों ये व्यावसायिक उपजाति है कांगड़ा की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा मंदिर जो है दोस्तों चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है, करणी माता का मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजा रानी मंदिर। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करणी माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, नागालैंड, असम, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो जो डम्फा वन्यजीव अभयारण्य है वो है दोस्तों मिजोरम में, और इससे संबंधित है जो नाम दफा है दोस्तों वो कहाँ है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन आपके सामने है, BN गॉडगिल, BK RV राव, PC महालनोबिस या फिर CN वकील ने। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो तैयार किया था वो किया था PC महालनोबिस ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। तो आपको बताना है ये जो बुक है द राइट ऑफ मैन इसके लेखक कौन है, थॉमस हार्डी, थॉमस मैन, थॉमस मूरे या फिर थॉमस पेन। तो दोस्तों इसके ऑथर हैं थॉमस पेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, थॉमस पेन। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। तो आपको बताना है दोस्तों भारत ने जो ओलंपिक गेम्स हैं इसमें पहली बार भाग कब लिया था, 1920 में, 28 में, 72 में या फिर 74 में। तो इंडिया ने पहली बार भाग लिया था दोस्तों 1920 में, ऑप्शन ए सही हो गया, 1920। नेक्स्ट है द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर। दोस्तों आपने देखा होगा जो UNC है, UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको जो वीटो पावर प्राप्त है उन्हीं को 5 मेंबर कहा जाता है, यानी कि परमानेंट मेंबर है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं तो उनको कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो इनमें जो इलेक्ट किया जाता है वो 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 ईयर। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग टाइप्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है। ऑप्शन है ट्रॉपिकल, सवाना या फिर मॉनसूनल या फिर मेडिटेरियन। तो भारत की जो जलवायु है वो है दोस्तों मॉनसूनल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉनसूनल। नेक्स्ट है किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसकी याद या फिर किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है दोस्तों, तो भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके जन्मदिवस पर यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो 4 वेद हैं उनमें से कौन से वेद में जो हो जादू और जो अंधविश्वास हो सकते हैं उनका वर्णन है। तो आपको बताना है जादू और अंधविश्वासों का वर्णन कौन से वेद में है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद। तो जो जादू और अंधविश्वासों का वर्णन है दोस्तों वो है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो दोस्तों आंचल जो शुरू किया गया ये किया गया था राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना किस जिले का भाग था। तो दोस्तों ऊना का जो विलय हुआ था हिमाचल में वो हुआ था 1966 में, इससे पहले ये पंजाब का भाग था। तो आपको बताना है ये पंजाब के कौन से जिले का भाग था, होशियारपुर, अंबाला,
पठानकोट या फिर पटियाला। तो दोस्तों ये भाग था होशियारपुर का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा होशियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा गया है? तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्राचीन बंदर की जो एक नई प्रजाति खोजी गई है सेला मैकाक, तो ये कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस सेक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गालास्टोन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग। तो दोस्तों जो गालस्टोन है यह कैटल से निकाला जाता है। तो आपको बताना है किसके यूज़ के लिए किया जाता है, किसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, नेकलेसेस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो आप बताना है कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में दोस्तों सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो है एनेमल। तो दांत में जो एनेमल है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वो सबसे कठोर भाग है हमारे शरीर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है दोस्तों? तो वो है ओवरीज। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ओवरीज इसका सही और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है दोस्तों जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है ये किसके द्वारा प्रपोज करी गई थी? हर्बर्ट डब्ल्यू बोयर के द्वारा, स्टेनले एन के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर वाटसन के द्वारा। तो दोस्तों आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी है यह प्रपोज करी गई थी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी के द्वारा, यानी कि हार्वर्ड डब्ल्यू बोयर और स्टेनली के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्रे बोटल्स यूज्ड एज विंडोज और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे वर कौन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपसे द स्प्रे बोटल यूज्ड एज विंडो। तो दोस्तों खिड़कियों वगैरह को जो साफ करने के लिए आप स्प्रे बोतल का यूज़ करते हैं, जैसे जो परफ्यूम वगैरह होता है। तो दोस्तों आपको बताना है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? कैपिलरी रिएक्शन, बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, या फिर स्टोक्स लॉ। तो ये वर्क करता है दोस्तों बर्नौली प्रिंसिपल पर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बर्नौली प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स बाय द सेम टाइम देन बोथ बॉडीज एक्वायर द। ऑप्शन है सेम वेलोसिटी, सेम मोमेंटम, सेम एक्सेलरेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेम मोमेंटम। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P इज इक्वल टू एम बी। तो P जो है दोस्तों ये है मोमेंटम, और M है मास, और B जो है वो है वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर होगा सेम मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम पूछा है, आपने ध्यान रखना है एसआई यूनिट नहीं। तो पावर का एसआई यूनिट की बात करें तो वो है दोस्तों वॉट, लेकिन जो सीजीएस यूनिट है वो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है दोस्तों फोर्स की। नेक्स्ट है, केपलर सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज। तो आपको बताना है जो केपलर का सेकंड लॉ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है लॉ ऑफ एरियाज इक्वल एरियाज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप साइंस सेक्शन है अंतिम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देवकी 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटी बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों एक साथ 25 रोटियां बनाए तो कितना समय लगेगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके बताएं। तो दोस्तों देवकी जो है वो 5 घंटे लेती है और राधा जो है वो 10 घंटे लेती है। तो दोनों एक साथ कितने में इस काम को करेंगी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 50 रुपये में खरीदी और 55 में बेच दी। तो दोस्तों इसको यहाँ पर रुपए में बात करें तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 5 रुपये जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है दोस्तों? तो वो बराबर है यहाँ पर 10% के बराबर, क्योंकि 50 जो है हम इसको इक्वल टू 100 मानेंगे। तो यहाँ पर 50 जो है इसको हम इक्वल टू 100 मानेंगे। तो दोस्तों 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो इसका डबल कर देंगे हम, इसका हो जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10% इसे प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है,
यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या फिर हानि क्या है। अगर 26 वस्तुओं का जो सीपी है दोस्तों वो हो 25 वस्तुओं के, अगर ये इसका जो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य है दोस्तों 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत या फिर लाभ हानि क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, उसको होगा लाभ। तो कितना लाभ होगा दोस्तों, यहाँ पर 26 वस्तुएं, यहाँ पर एक वस्तु जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि 1/25। तो 1/25 यानी कि इक्वल टू दोस्तों 4। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 4% का लाभ होगा। नेक्स्ट है 4 horses are tethered are 4 corner of a square plot of 42 meter so that they just cannot reach one another. The area left ungrazed is। तो 4 घोड़े 42 मीटर के एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर इस तरह बांधे जाते हैं कि वे एक दूसरे तक ना पहुंच सकें। तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे चरा नहीं जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 378 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ऑप्शन है 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा दोस्तों 12 सेकंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 सेकंड। नेक्स्ट है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं यदि इनका लघुत्तम समावर्तक 108 है और उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दोस्तों दो संख्या हैं 3:4 के अनुपात में, तो अगर इनका जो एलसीएम है 108 है तो आपको बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा दोस्तों 9, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 2000 के निकटतम वे संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 10, 13 और 20 बचे। तो वो जो कॉमन संख्या है दोस्तों वो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1795 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। रमन 500 बैंक में जमा करता है, 500 रुपये बैंक में जमा करता है। यदि बैंक का वार्षिक दर 4% हो तो 2 वर्ष में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो उसके आपको बताना है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन है 40 रुपीज़, 42.50 रुपीज़, 40.80 रुपीज़ या फिर 45 रुपीज़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 40, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 40.80। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई है, तो कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।